हमने पढ़ा था किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, यानी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू NCERT। सो द फर्स्ट डिसऑर्डर इज एस्थमा, is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। तो सबसे पहले जब हम एस्थमा की बात करते हैं तो एस्थमा क्या है? डिसऑर्डर है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का। एग्जैक्टली है क्या एस्थमा? एस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। इट इज अ काइंड ऑफ एलर्जी। What is allergy? Allergy is hypersensitivity of the body. Hypersensitivity of the body, यानी कि बॉडी का जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होना। Why? Due to certain allergens. एलर्जेंस की वजह से बॉडी का हाइपर सेंसिटिव होना एलर्जी कहलाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो एलर्जेंस है, जैसे एलर्जेंस में डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं नाक से। तो जैसे ही इनकी एंट्री होती है हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर रिलीज करता है हिस्टामिन। जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो हिस्टामिन क्या करता है? जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स है इनकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब इनकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पैरेलली इन्फ्लेमेशन भी है, अंदर से म्यूकस लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? यहाँ पे व्हीजिंग यानी कि सीटी बजती है सांस लेने में। एक्सहेलेशन के वक्त ऐसा लगता है कि विसल कोई बजा रहा है, तो व्हीजिंग कहते हैं उसको। एंड इसमें एक और चीज होती है, कफिंग भी होती है, क्योंकि म्यूकस लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो कफिंग भी पर्सन को फील होती है। सो इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। द नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को हम कहते हैं फुल ऑफ एयर और इनफ्लेटेशन। इनफ्लेटेशन और फुल ऑफ एयर, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एल्वियोलाइज हवा से भरी हुई रहती हैं। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि जो लंबे समय तक चले, दैट इज क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। हमारी जो एल्वियोलाइज हैं इनकी जो वॉल है इसको डैमेज कर देता है। इसकी जो वॉल है वो इलास्टिक होती है, तो इसकी वॉल की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। यहाँ पे जितनी एयर उसको एक्सचेंज करनी है उतनी एयर वो एक्सचेंज नहीं कर पा रही, और जो एयर है वो कहाँ पे भरी रह जाती है? एल्वियोलाइज में भरी रह जाती है। हमने जो पहले डिस्कस किया था पहले वीडियोस में, तो हमने रेस्पिरेटरी सरफेस या डिफ्यूजन सरफेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि एल्वियोलाइज और ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग मिलके डिफ्यूजन सरफेस या रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाता है। तो यहाँ पे एल्वियोलाइज की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, इनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, ये फैल जाती हैं, इसलिए इसको इन्फ्लेटेशन बोलते हैं। हवा से भर जाती हैं इसलिए फुल ऑफ एयर बोलते हैं। अब ऐसा होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है, और ऐसा किस कारण से होता है? सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। एम्फाइसीमा का जो मेन कॉज है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा अगर इनहेलेशन में कोई हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं उससे भी एम्फाइसीमा हो सकता है। वन मोर डिजीज इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में नाम से समझ आ रहा है ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है। जो ब्रोंकाइज होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वहाँ पे ईचिंग होने लग जाती है। ब्रोंकाइटिस के जो कारण है वो इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मफुल केमिकल इनहेलेशन इसका कॉज हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रोंकाइटिस में भी क्या होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और कफिंग पर्सन को फील
होती है। अब यहाँ पे 3 डिजीजेस हमने पढ़ी, एस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। तीनों में ही जो एरियाज हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, उनमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो इन डिजीजेस को हम बोलते हैं क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलती है, पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, यानी कि जो एयर का रास्ता है वो सकड़ जाता है, यानी कि वो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो सकड़ा हो जाता है। और जब सकड़ा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये एरिया है जो एयर के लिए है, नॉर्मली ब्रोंकाई का हो सकता है, ब्रोंकियोल्स का हो सकता है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के कारण जो एयर का पैसेज है उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर तो पास होगी बट जिस टेंडेंसी से होनी चाहिए, जिस रेट से होनी चाहिए, वो एयर एक्सचेंज नहीं हो पाती, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। Last but not the least, occupational respiratory disorders. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, यानी कि पत्थर तोड़ने से जो रिलेटेड हैं, उसको हम कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो लोग पत्थर तोड़ते हैं या फिर ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जैसे आयरन डस्ट हो सकती है, सिलिका डस्ट हो सकती है, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आती है। जैसे अगर हम बोले SPM, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं वो सब्सटेंसेस से रिलीज होते हैं। कैसे कैसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे ये फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये डस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्यों बोला है? मान लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, यानी कि कॉटन के साथ काम कर रहा है, तो कॉटन से जब काम हो रहा होगा तो रिलीज होंगे कॉटन फाइबर्स, तो कॉटन फाइबर्स क्या हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। उसी तरीके से एस्बेस्टोस फाइबर्स, एस्बेस्टोस के साथ काम करेंगे तो क्या रिलीज होंगे? एस्बेस्टोस फाइबर्स। डस्ट की फॉर्म में कौन कौन से हैं? सिलिका डस्ट, कोल डस्ट एंड आयरन डस्ट। तो यानी कि ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स किस में काउंट हो रहे हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में। फाइबर्स किस में काउंट हो रहे हैं? फाइबर्स भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में ही काउंट हो रहे हैं। यानी कि ये किसी पर्टिकुलर आदमी का ऑक्यूपेशन है और उस ऑक्यूपेशन की वजह से उसको क्या हो गई? डिजीज हो गई। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्योंकि इनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इसलिए बोला गया है, फाइबर्स भी नाक से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, डस्ट किसी भी प्रकार की डस्ट है वो भी नाक के रास्ते से लंग्स में जाके डिपॉजिट होगी। तो जब लंग्स में जाके फाइबर्स या डस्ट डिपॉजिट हो जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। जैसा पर्टिकुलर फाइबर या डस्ट का नाम उसी से रिलेटेड वैसी ही हैजार्डस डिजीज। सो much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fulfill cope with the situation। यानी कि बहुत ज़्यादा डस्ट, रोज का ही काम है, तो जब रोज का ही काम है तो रोज के काम की वजह से इनहेलेशन के वक्त डस्ट जमा होती जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। यानी कि बहुत लंबा जब एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। अगर कोई भी इनमें से फाइबर या डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स में तो क्या हो जाते हैं? लंग्स डैमेज हो जाते हैं। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज
शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। जो भी लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब फाइबर्स या डस्ट एक्यूमुलेट होते हैं हमारे लंग्स में तो कौन सी डिजीज होती हैं। कॉटन फाइबर्स से होती है फाइब्रोसिस। कॉटन फाइबर से कौन सी डिजीज होती है? फाइब्रोसिस। एस्बेस्टोस फाइबर से होती है एस्बेस्टोसिस। यहाँ पे एस्बेस्टोस से होने वाली एस्बेस्टोसिस। सिलिका डस्ट से होने वाली सिलिकोसिस, नाम से ही नाम आ रहा है, सिलिका डस्ट से होने वाली सिलिकोसिस। कोल से होने वाली एंथ्राकोसिस एंड आयरन से होने वाली सिडेरोसिस। आयरन से होने वाली सिडोरेसिस। आयरन डस्ट, कोल डस्ट एंड सिलिका डस्ट, इनके एक्यूमुलेशन से लंग्स में जो जो डिजीज होती हैं वो अलग अलग हैं। तो इनको ऑक्यूपेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी सालों साल उसी ऑक्यूपेशन में काम करता रहता है। कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कॉटन के साथ काम कर रहा है, किसी का कोल के साथ काम है, किसी का सिलिका डस्ट के साथ काम है, तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं या जो फाइबर्स हैं वो लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। बट यहाँ पे ये जो छोटा सा टॉपिक है इसके साथ ही हम इसकी समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर cell utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substance like carbon dioxide which is harmful। जब कैटाबॉलिक रिएक्शन सेल में होता है तो ऑक्सीजन यूज की जाती है और बदले में प्रोड्यूस होती है एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स have evolved different mechanism for the transportation of oxygen to the cell for the removal of carbon dioxide from there। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड हैं रेस्पिरेशन के। कोई यूनिसेल्ड है तो अपने जर्नल बॉडी सरफेस से कर रहा है, मल्टीसेल्ड हम जैसे हैं, रेप्टाइल्स हैं, और अगर हम बात करें एम्फीबियंस हैं, उनके पास लंग्स हैं, बर्ड्स के पास लंग्स में एयर सैक्स हैं, फिशेस के पास गिल्स हैं, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास अपने अपने अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जिसकी सहायता से ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की जाती है। We have a well-developed respiratory system comprising 2 lungs and associated air passages to perform different function। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके पास 2 लंग्स हैं एंड एयर पैसेजेस हैं। तो एयर पैसेजेस कहाँ से शुरू हो जाते हैं? नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स and then at last alveoli। The first step in respiration is breathing। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, जिसकी सहायता से हम एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन कहलाएगा, एंड द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, यानी क्या कहलाएगा? एक्सपीरेशन। इसमें किसी प्रकार से कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, इसीलिए इसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं? वेंटिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। Exchange of oxygen and carbon dioxide between deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood। यानी कि alveoli से जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड में हो रहा है, और ब्लड क्या करता है? उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को alveoli से एक्सेल आउट करवा देता है। The body by blood, exchange of O2 and carbon dioxide between the oxygenated blood and tissue and utilization of O2 by the cell, cellular respiration are the different steps involved। यानी कि इस चैप्टर की जो थीम है वो सबसे पहले ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाना, यानी कि ब्लड से गैसेस एक्सचेंज होना एल्वियोलाइज की मदद से, ब्लड का गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। अब जब ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो
लेके जा रहा है तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, वापस ला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया जाता है। जब प्रेशर में डिफरेंस होता है, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो ही हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व हैं? इंटरकॉस्टल, जो 2 प्रकार की हैं, IICM एंड EICM, एंड डायफ्राम ऑल्सो, दैट इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, जिसका रोल कितना है? 75%. Volume of air involved in these activities can be estimated with the help of स्पायरोमीटर। यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं उसको किसकी सहायता से मेजर किया जाता है? स्पायरोमीटर की सहायता से मेजर किया जाता है। एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर लंग्स में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज हुई है, तो सबको ये आइडेंटिफाई कर लेगा। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लेवल पे जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन। एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में, एक तो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, और टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में भी हो रही हैं। तो दोनों जगह जो प्रोसेस काम में आता है दैट इज डिफ्यूजन। यानी कि यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, और सिंपल डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ O2 एंड CO2, their solubility as well as the thickness of diffusion surface. Very important. जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो 3 चीजों पे निर्भर है। पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का पहला, दूसरा सॉल्युबिलिटी इन गैसेस की, और तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस। यानी कि डिफ्यूजन सरफेस की थिकनेस पे। डिफ्यूजन सरफेस कौन बना रहा है? ब्लड वेसल और एल्वियोलाई की लाइनिंग मिलके डिफ्यूजन सरफेस बना रहे हैं। These factors in our body facilitate diffusion of O2 from the alveoli to deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissue. यानी कि जो 3 फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स की वजह से ही ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा है। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो भी एक्सचेंज हुआ, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड उसको घुमा के टिश्यूज के पास लेके आया, फिर ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ गई? टिश्यू में। तो ब्लड से टिश्यू में आना और एल्वियोलाई से टिश्यू में आना, एल्वियोलाई से ब्लड में आना, सॉरी, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जा रही है? टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में जा रही है। तो पूरा काम जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का हो रहा है वो इन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या फिर पार्शियल प्रेशर में जो अंतर है उसकी वजह से हो रहा है। पार्शियल प्रेशर में अंतर एक मेजर फैक्टर है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इन द एल्वियोलाइज वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। O2 gets bound to hemoglobin which is easily dissociated at the tissue. ये क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आया, तुरंत हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ लिया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन गया। टिश्यू के पास आते आते हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसोसिएट हो जाएगा और वहीं मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। O2 gets bounded to hemoglobin which is easily dissociated at the tissue level where PO2 is low.
टिश्यू लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा। Nearly 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate. Very important line. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन की सहायता से 97% होता है, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 7% डिसॉल्व फॉर्म में, 23% हीमोग्लोबिन के साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना के, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज की जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यानी कि बाइकार्बोनेट से जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे कौन सा एंजाइम मदद कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मदद कर रहा है। 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 23% क्या फॉर्म में होती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। In the tissues where partial pressure of carbon dioxide is high, it gets bound to the blood, whereas in the alveoli where PCO2 is low and PO2 is high, it gets removed from the blood. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना होगा कि जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। यहाँ पे हम दो इफेक्ट्स पढ़ते हैं, एक इफेक्ट को हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाता है, यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। इसको हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट। वहीं हैल्डेन इफेक्ट क्या होता है, हैल्डेन इफेक्ट में ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूटता है, यानी कि दोनों केस में हीमोग्लोबिन या तो ऑक्सीजन से अलग हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो रहा है। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर्स। रेस्पिरेटरी रिदम यानी कि सांस लेना और छोड़ना किस पे निर्भर करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे निर्भर करता है। कहाँ पे मौजूद होते हैं, मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वहीं नीमोटेक्सिक सेंटर कहाँ पे होते हैं, पॉन्स में। It is located in the pons region of the brains, and a chemosensitive area in medulla can alter respiratory mechanism. जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं वो भी कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेडुला में लोकेटेड होते हैं, और क्या डिटेक्ट करते हैं, ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होना या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हाइड्रोजन आयंस का ज़्यादा होना, यानी कि दीज आर सेंसिटिव फॉर carbon dioxide and hydrogen ion concentration. So this is all about this particular chapter according to NCERT.